नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। आज मैं मुंबई के परम प्रतापी पुलिस कमिश्नर परमवीर का सबसे बड़ा प्रताप बताने जा रहा हूं। परमवीर सिंह, सुनिए, मैं बताऊंगा इनका जोर कहां चलता है और मुंह से इनके कैसे फूल बरसते हैं। और इनके नए प्रताप का खुलासा किया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने। परमवीर ने अपना जौहर साध्वी को पीट कर दिखाया है और साध्वी प्रज्ञा को यातनाएं देने में इन्हें मजा आ रहा था। ये प्रज्ञा को पीट रहे थे तो जबान से फत्ती फत्ती गालियां दे रहे थे, पुलिसकर्मियों से डंडा छीनकर पीट रहे थे। और ऐसा व्यक्ति मुंबई का पुलिस कमिश्नर है। जो शख्स एक महिला पर अत्याचार करता हो, खुद को हिटलर समझता हो, वो पुलिस कमिश्नर है। परमवीर सिंह जी, देखो तुम्हारा प्रताप कैसे बाहर आ रहा है। और मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति को कभी शर्म आती होगी? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ऐसे व्यक्ति को दुनिया भी कभी माफ नहीं करती है। आज साध्वी प्रज्ञा को सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया और साध्वी प्रज्ञा के एक बयान से यह साफ हो गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ज्यादती करने का शौक रखते हैं, खासकर उनके खिलाफ जो किसी भी मामले को लेकर उनकी जांच पर सवाल उठा दें। लेकिन रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने दुनिया के सामने परमवीर सिंह का जो इतिहास सच सामने रखा है वो बहुत चौंकाने वाला है। और साध्वी प्रज्ञा ने दावा किया है कि मालेगांव ब्लास्ट में उनको और दूसरे आरोपियों को फंसाने के लिए परमवीर सिंह ने झूठी चार्जशीटों का चक्रव्यूह रचा ताकि उस समय सभी आरोपियों पर मौका लगाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की साजिश असफल हो गई और साध्वी ने यह भी दावा किया है कि उस समय की कांग्रेस सरकार के दबाव की वजह से एटीएस में उस समय तैनात यही परमवीर सिंह और दूसरे बड़े अधिकारियों ने बेगुनाहों को फंसाया था। अभी आर भारत ने एक अन्याय के विरुद्ध जो मोर्चा खोला है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, उस प्रकरण को आपके चैनल ने बहुत लंबा और बिल्कुल विस्तारित चलाया। मैंने कभी कभी थोड़ा देखा, बस इतना मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत जिनकी मृत्यु को मर्डर बताया गया और उनके मर्डर के विरुद्ध हत्या का जो प्रकरण चलाया और ये बताया कि ये मर्डर नहीं था, ये हत्या थी, इसमें तमाम विस्तृत आपने जो जानकारी दी, उस जानकारी से कई लोगों को यह जानकारी मिली और एक ये आंदोलन जो खड़ा हुआ, वास्तव में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हर किसी चैनल का कार्य है। मैंने अपनी तरफ से इस बात के लिए दुख जताया था कि महाराष्ट्र सरकार एक बार अन्याय कर चुकी है। इतना बड़ा षड्यंत्र करके मालेगांव 2008, मालेगांव 2006 इन सब प्रकरणों में हिंदुओं को डाला और डाल करके हिंदुओं को और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार करके फिल्म तैयार कर दी। इसमें कितने लोग आहत हो रहे हैं, कितने परिवार आहत हो रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। परंतु एक सुशांत सिंह राजपूत जो अब युवा था, अपने कैरियर को लेकर के चल रहा था, उसको भी, उसके तो मरने के पश्चात भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये हमारे दुख का कारण था और न्याय नहीं मिल रहा, उसका कारण था परमवीर सिंह जो आज मुंबई का कमिश्नर है। ये बड़े दुख की बात है कि मेरे स्पष्ट कहने के बाद और मैंने पुनः आर भारत के कुछ लोगों को बताया कि भाई
ये जो परमवीर सिंह है, इसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रही है, बिल्कुल सच है। परमवीर सिंह एक बहुत ही आतताई, बहुत ही अत्याचारी और बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है ये व्यक्ति। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें यानी मुझे जेल में डाल करके और हम जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल में डाल करके, जिन्हें पीटने का अधिकार नहीं होता है, उसने इतनी भयानक यातनाएं दी कि शायद परतंत्र काल में भी इतनी यातनाएं किसी महिला को नहीं दी गई हैं। परंतु उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतने षड्यंत्र किए। और इस षड्यंत्रों के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे यह मालेगांव 2008 और मालेगांव 2006 में जितने लोग हैं, 2008 की विशेष बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उसमें हूं और मुझे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार के षड्यंत्र वो करता रहता है, उसकी आदत है। परमवीर सिंह जिसने षड्यंत्र करके एक हमारे इसी प्रकरण में एक्यूज हैं, धावड़े करके हैं, राकेश धावड़े। उन राकेश धावड़े को महाराष्ट्र से उठा करके एक केस उनके ऊपर पिछला कोई निकाल करके एक केस 13 तारीख को लगाता है और 13 को ही चार्जशीट उपस्थित कर देता है। फिर एक केस लगाता है 15 तारीख को और उसके बाद 15 तारीख को ही चार्जशीट बना करके और पुलिस पर दबाव दे करके और उसको लाता है। मकोका में ये नियम था कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक बहुत बड़े ग्रुप में भी अगर एक व्यक्ति के ऊपर कोई 3 चार्जशीट किसी प्रकरण में, अलग अलग प्रकरण में है, तो उसके ऊपर मकोका लगा दिया जाएगा। तो इस व्यक्ति ने यह षड्यंत्र किया कि 2 चार्जशीट एक दिन में ही उपस्थित करके उसके ऊपर मकोका और पूरे ग्रुप के ऊपर मकोका केस लगा दिया, जबकि वो ग्रुप था ही नहीं। अलग अलग लोगों को जोड़ करके ग्रुप बनाया। उसके बाद ये चार्जशीट एक दिन में जमा करवाई और लगा दिया। हाई कोर्ट ने उसको, सेशन कोर्ट ने उसको नहीं माना, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। इनका षड्यंत्र था कि हमें सालों साल जेल में डाले रहे और कभी हमारी जमानत ना हो, इस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र किया। और वास्तव में वो अपने षड्यंत्र में सफल रहे कि मुझे 9 साल तक जेल में रखा और हम जैसे देशभक्तों को 9 साल तक जेल में रखा। और उसके बाद परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि इनके ऊपर मकोका लगता ही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक दिन में चार्जशीट का षड्यंत्र करके इन्होंने फंसाया। इतना बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी ये व्यक्ति षड्यंत्रों से परे नहीं होता है, षड्यंत्रों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसकी फितरत है ये, और ये इनके कारण नहीं होता। ऐसे जो अफसर होते हैं ये बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से के आधार पर ये चलते हैं। वहां कांग्रेस का, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का गृह मंत्री है और ये जो कांग्रेस होती है इनका तो इस प्रकार से षड्यंत्र करने का एक पूरी मानसिकता और विचारधारा है। और इस विचारधारा के विरुद्ध मैं एक ही बात कहूंगी कि ऐसे लोगों को ये पालते हैं और पाल करके ऐसे षड्यंत्रों को बनाने के लिए, ऐसे षड्यंत्र करने के लिए ये इनको स्थापित करते हैं। नहीं तो एक और व्यक्ति है जिसका मैं अभी नाम नहीं ले पाऊंगी, वो व्यक्ति 15 से 17 साल तक बाहर था, पुलिस अधिकारी था, और जैसे ही इनका शासन आया इन्होंने उसको बरी करके इसके साथ काम करने के लिए लगा दिया। मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि मैंने आपके समक्ष आपका सहयोग करने के लिए मैंने कहा जो व्यक्ति इस प्रकार की आवाज उठा रहा है, कंगना रणावत एक महिला है, वो भी एक हीरोइन है, जो कलाकार है, उसके अंदर जो जिस प्रकार से कला है, वो महिला बहुत संघर्षशील है, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ती है। मैंने ये भी सुना कि उसके विरुद्ध, उसके ऊपर भी बहुत अन्याय हुआ है। ऐसे पुलिस अफसर कभी किसी को नहीं छोड़ते, ऐसी कांग्रेसी मानसिकता कभी किसी को सत्य पर टिका नहीं देना चाहती। परंतु मैं कहती हूं कि जो लोग भी इस प्रकार से असत्य से लड़कर के सत्य का सामना करते हैं वो योद्धा कहलाते हैं और वो कभी पीछे ना हटें। और मैं इतना ही कहूंगी कि अपने टॉर्चर के बारे में बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं और पता नहीं आंतरिक मन हमारा उन घटनाओं को याद करके व्यथित इसलिए होता है कि हर कोई इसको सुन करके रोता है।
और इस सवाल के जवाब के बाद बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक हो गई। इसके बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने प्रज्ञा से पूछा, क्या परमवीर सिंह पूछताछ के दौरान मौजूद थे? तो प्रज्ञा ठाकुर ने हर राज खोले। मुंबई पुलिस के मौजूदा कमिश्नर परमवीर सिंह के षड्यंत्र को याद करते हुए प्रज्ञा ने कहा कि परमवीर सिंह ने कई यातनाएं दी, किस तरह उन्हें गालियां दी गई, बेल्ट से पीटा गया। परमवीर सिंह पर पिटाई का आरोप लगाया है प्रज्ञा ठाकुर ने, और यहां तक कहा कि परमवीर को राक्षस कहना भी कम है। और सुनिए परमवीर सिंह पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कैसे गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ऑफिस था काला चौकी मुंबई में। वहां पर इन लोगों ने मुझे 13 दिन तक गैर कानूनी रखा और उसके बाद अदालत से समय लेकर के 11 दिन की कस्टडी और मांगी। इस प्रकार से हम इनके बीच में 24 दिन रहे। उन 24 दिनों में इस एटीएस ने और विशेष तौर पर हेमंत करकरे और परमवीर सिंह, इन दोनों लोगों ने और इन दोनों लोगों के सानिध्य में मेरे ऊपर असंख्य यातनाएं मुझे दी गई और असंख्य अत्याचार हुए। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगी, फिर मैं इस विषय पर आऊंगी। मैंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस को लगा कि हमने बहुत बड़ा इनका अधिकार छीन लिया, और इसलिए जब मैंने अपनी पीड़ा, सिर्फ अपनी पीड़ा और सिर्फ हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया और उसमें हेमंत करकरे का नाम आया, तो ये लोग इतने उखड़ गए और चुनाव का फायदा लेकर के इन्होंने इतना एक विकृत उसको रूप दिया कि मैं शहीदों का अपमान करती हूं, शहीदों का सम्मान नहीं करती। तो आज मैं उस बात का भी उत्तर देना चाहती हूं कि शहीद हमारे घर में भी हैं, मिलिट्री में लोग हमारे घर में भी हैं, हमारे हर रिश्तेदार का परिवार में, किसी के परिवार में एक व्यक्ति और किसी के परिवार में सभी पुरुष जितने भी हैं वो मिलिट्री में हैं। और मैं भिंड क्षेत्र की रहने वाली हूं। उस भिंड क्षेत्र का पानी ऐसा है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना चाहते हैं, इसलिए शहीदों का अपमान तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर से शहीद हुआ करते हैं और ये पूरा देश हमारा घर है। और देश की रक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति जब देश के लिए समर्पित होता है, सदैव हमारा नमन है उसको। परंतु जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अन्यायी है, जो अत्याचारी है, मैं इसको कहना कभी नहीं भूलूंगी, कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से मैं कहती हूं ये टॉर्चर जो हुआ है हमें, ये टॉर्चर हेमंत करकरे के सानिध्य में हुआ। ये टॉर्चर परमवीर सिंह ने स्वयं ने किया और ये टॉर्चर हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर ना हो, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का भागी ना बने, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो सके। मैं जब काला चौकी में थी, मुझे ले जाया गया और रात से ही, जैसे ही मैं 10 बजे पहुंचती हूं, तभी से इन लोगों ने मुझे प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पीटना इन्होंने प्रारंभ किया और पीटते पीटते ये इतना अति कर दिए। और आपको मैं स्पष्ट बताती हूं, और पहले भी मैंने कहा है कि ये परमवीर सिंह खड़े हुए थे वहां, और परमवीर सिंह के साथ कई इंस्पेक्टर, जिसमें 2-3 के तो नाम भी मुझे याद है, आवाड था, खान बिलकर था और एक महिला थी जिसका शिंदे, सुवर्णा शिंदे, और भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी याद नहीं है मुझे। ऐसे कम से कम 7-8 लोगों ने पूरा सर्कल बनाया और सर्कल बना करके एक साथ पीटा। पहले मुझे खड़ा करके पीटा, उसके बाद मुझे बिठा दिया। तो खड़े जब किया तो खड़े होने के बाद मेरे पूरे पैरों में, पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से मारा बेल्टों से कि वो असहनीय होता है। उसके बाद मुझे बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद तलवों में और पैरों में इतने बेल्ट मारे जाते हैं एक साथ कि अकल्पनीय होता है किसी के लिए, सुनना भी शायद कष्टकारी है। इसलिए लोग रोते हैं हमारी बातों को सुन करके, मुझे भी बड़ा कष्ट तब हो जाता है। लेकिन इतना मारा और मारने पर भी इसको संतुष्टि नहीं हुई परमवीर सिंह को। और इस परमवीर सिंह ने, एक इंस्पेक्टर थी,
और एक इंस्पेक्टर था, इनके बेल्ट छीने और छीन करके कहा कि तुम लोगों में ताकत नहीं है, मुझे लाओ, इसको तो मैं देखता हूं। और गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए, इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दें वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और इसलिए ये षड्यंत्रकारी है। इसको ऊंचे पदों पर बिठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति खड़ा होता है, मुझे गंदी फिल्में सुनाई जाती हैं, ये व्यक्ति खड़े होकर के इतना मारता है, इतने गलत गलत प्रश्न करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जब मेरे कोई वकील आता है, मेरे जब मैं कोर्ट जा रही होती हूं उसके एक दिन पहले वकील हमारे संबंधी आते हैं और वकालतनामा साइन करवाने के लिए आते हैं, तो ये व्यक्ति कहता है कि कर मत देना साइन और नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से धमकी दे करके इसने मुझे, मेरे जो संबंधी साइन करवाने आए थे वो रो करके गए हमारे पास से, परंतु इसने साइन नहीं करने दिए। उसके बाद ये व्यक्ति, मैं किस किस कब कब की घटना सुनाऊं, मुझे छत से उतारा जाता था, पेड़ से। बहुत सारी चीजें मैं जब बोलती हूं तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन मैं अपनी पुस्तक में वो सब लिख रही हूं, वर्णन कर रही हूं। कह इसलिए रही हूं कि ये अन्यायी पुलिस ऑफिसर जब तक रहेगा, कभी भी पुलिस विभाग में, महाराष्ट्र पुलिस में, मुंबई पुलिस में न्याय नहीं हो सकता। और इसके बाद हमने पूछा कि आखिर परमवीर और एटीएस उनसे क्या कहलवाना चाहती थी। इस पर प्रज्ञा ने बड़ा खुलासा किया और प्रज्ञा ने बताया कि भारत को आतंकवादी देश घोषित करवाने का षड्यंत्र था इनका। वो प्रज्ञा से कबूलवाना चाहते थे कि मालेगांव विस्फोट की बात कबूल कर लो, लेकिन देश के खिलाफ इस साजिश से प्रज्ञा ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और उनके मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। पहले हमें हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी कहा गया, असंख्य यातनाएं दे करके। और इनका जो षड्यंत्र था वो था कि भारत को यूएस में जो एक संस्था है पूरे विश्व की, उसमें जिसमें हर देश की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनका रिकॉर्ड वहां पहुंचता है और वहां सभी देश मिलकर के ये घोषित करते हैं कि ये जो भी जिसके बारे में भी ज्यादा केस हुए हैं वो आतंकवादी देश है। परंतु मैं आपको बता देती हूं, ये इनका षड्यंत्र था कि भारत को आतंकवादी देश घोषित करना, और ये कहलवाना चाहते थे कि ये जो विस्फोट है वो मैंने किया है क्योंकि मैं एक साध्वी हूं, भगवाधारी हूं, और मुझे इन्होंने भगवा आतंकवादी कहा। और यदि मैं उसको स्वीकार कर लेती हूं, इनके टॉर्चर के समक्ष झुक जाती हूं और इनके टॉर्चर से डर जाती हूं और मैं मरने से डर जाती हूं, तो ये अपने देश भारतवर्ष को भगवा आतंकवादी देश घोषित वहां करवा लेते। ये पूरी कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र के तहत ये मुझसे तमाम सारी बातें कहलवाना चाहते थे। तुमने विस्फोट किया है, तुम इस देश से तुम्हारा ये कनेक्शन, उस देश से वो कनेक्शन, तमाम सारे आतंकवादियों को जोड़ करके उनसे हमारा कनेक्शन बताना और हमसे हाँ करवाना, जो मैंने नहीं किया और ना ही करूंगी, क्योंकि हमने देशभक्तों ने मरना सीखा है, हमें जीने की कोई लालसा नहीं है, परंतु हम देश के लिए मरना चाहते हैं। अगर मुझे मरना पड़े तो मरेंगे और जीना पड़े तो जिएंगे, लेकिन हम इन दुष्टों के सामने, इन अधर्मियों के सामने, इन विधर्मियों के सामने, इस देशद्रोही, ऐसे देशघाती लोगों के समक्ष कभी झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने प्रज्ञा से आज की मुंबई को लेकर सवाल भी दागे। वो आज की मुंबई के बारे में क्या कहेंगी, इस पर प्रज्ञा ने बहुत खुलकर बात की। कंगना के साथ मुंबई पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया उसकी निंदा भी प्रज्ञा ने की और उन्होंने कहा कि कैसे उन्हें फर्जी केस में फंसाया गया और उन पर घातक केस लगाए गए।
महाराष्ट्र, जहां की जनता बड़ी देशभक्त है, मेरे मन में बचपन से महाराष्ट्र प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र निवासियों के लिए बहुत आदर और सम्मान है। परंतु जब मैं बड़ी हुई तो उसी महाराष्ट्र में मेरे ऊपर एक बहुत ही घातक, राष्ट्रघाती एक ऐसा केस लगाया गया जो पूरी तरह से गलत बनाया हुआ केस था। लेकिन इसमें मैं किसी प्रदेश को, किसी जनता को दोष नहीं देती हूं, परंतु इसमें विशेष तौर पर जो एटीएस और एटीएस के मुख्य अधिकारी जो हैं, मैं उनको दोष देती हूं कि उन्होंने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया और कानून का पालन नहीं किया और एक ऐसे षड्यंत्र में ऐसे निर्दोष लोगों को फंसाया जो उस केस में थे ही नहीं। इसलिए आज भी वो अधिकारी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, ये मुझे बड़ा दुखी कर देता है। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो बनती हैं, इसलिए वहां अव्यवस्था है और तमाम सारी अराजक गतिविधियां हैं जो वो संचालित होती हैं। और इसके बाद प्रज्ञा ने बताया कि कैसे उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया गया, क्या साजिश की गई। उन्हें मालेगांव धमाके का मास्टरमाइंड बताकर यातनाएं दी गईं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने हंसते हुए देश के लिए सब मंजूर किया। मेरे ऊपर तो पूरी तरह से ये केस फर्जी लादा गया, जहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हर इंटरव्यू में, आज से नहीं, जब तक मैं अंदर थी और मैं जब कोर्ट जाती थी, जब भी मुझे अवसर मिलता था, मेरा संघर्ष यही था कि ये जो पूरा केस है, ये देशद्रोही केस, जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, और ये षड्यंत्र देशघाती है। इसमें मुझे एक्यूज नंबर 1 बनाया, मास्टरमाइंड कहा, और ये मास्टरमाइंड कह करके मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, असहनीय यातनाएं दी गई, सिर्फ इसके लिए कि जो ये कहलवाना चाहते हैं मैं वो कह दूं और मैं अपने देश को इतने बड़े षड्यंत्र में फंसने दूं जो मैंने नहीं होने दिया। उनकी यातनाएं असहनीय यातनाएं थी। मैं तो ये मानती हूं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, और इसलिए जो देशभक्त होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। लेकिन आज भी मुझे इतनी भयानक तकलीफें हैं जिनका ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है, और यहां तक कह दिया गया है कि अगर मैं संभली नहीं या मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ये डॉक्टर का कहना है। उन्हीं यातनाओं का दुष्परिणाम मैं भोग रही हूं, परंतु इसकी मुझे चिंता नहीं है। देश हमारा सुरक्षित रहे, देश हमारा बना रहे। मैं और हमारे जैसी कई साध्वी, हमारे जैसे कई देशभक्त इस पे न्यौछावर हो जाएंगे, परंतु देश को बचाना हमारे लिए अनिवार्य है। हम सब देश को बचाना चाहते हैं और बचाकर रहेंगे। परमवीर सिंह सिर्फ जुल्म करते हैं, याद नहीं रखते, लेकिन जो उनके जुल्म का शिकार हो चुका हो, वो 12 साल बाद भी उस ज्यादती को याद रखता है। कुछ यही हाल साध्वी प्रज्ञा का, जो सांसद बनने के बाद उन दिनों को आज भी भूल नहीं पाई। और हमारे एडिटर इन चीफ से बातचीत करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने परमवीर सिंह और एटीएस पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किस तरह गैर कानूनी तरीके से उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया। मुझे ये लोग एक होटल में लेकर के गए, राजदूत होटल था। वहां इन्होंने पलंग पर कुछ वायर बिछाए, कुछ इंस्ट्रूमेंट नीचे रखे और ऊपर से बेडशीट बिछाई। उस पर मुझे बिठाया गया और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा प्रश्न पूछते रहे। और उसके बाद जब मैंने उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, मैंने जो मुझे जानकारी में नहीं था मैंने नहीं बताया, और इनके समक्ष मैं झुकी नहीं, इनके द्वारा कही हुई बात मैंने कही नहीं। इन्होंने इतना मुझे टॉर्चर किया कि मैं वहां बेहोश हो गई।
और फिर ये गोपनीय तरीके से मुझे किसी हॉस्पिटल में लेकर के गए। वो शुश्रूषा हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में जब लेकर के गए और वहां की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आया कि मेरी फेफड़े की मार लगने से मेरे फेफड़े की झिल्ली फटी और उस झिल्ली में उसके कारण मैं बेहोश हुई और मेरी श्वास रुकी। उसके बाद इन्होंने उसी अवस्था में मुझे उठा करके, जहां ऑक्सीजन लगा हुआ था उस अवस्था में उठा करके दूसरे हॉस्पिटल में मुझे पैदल सीढ़ियां चढ़वा करके लेकर के गए और दूसरे हॉस्पिटल में रखा, जिससे कोई भी इन्हें ट्रेस ना कर पाए, क्योंकि ये पूरी तरह से हमें गैर कानूनी तरीके से 13 दिन रखे हुए थे। ये उसी के अंतर्गत किया था इन्होंने। तो इतनी बुरी तरह से ये इनकी यातनाएं, जो पुलिस की यातनाएं होती, इनके इतने हथकंडे होते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में पूछताछ के दौरान प्रज्ञा ने पुलिस पर 3rd डिग्री का आरोप लगाया। किस तरह से उन्हें यातनाएं दी गई और इसी दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी और इससे काफी समय तक वो तकलीफ में रही। और प्रज्ञा ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ कि उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया। अभी मैंने इनके विरुद्ध केस नहीं किया है और उसका कारण मैं अभी ओपन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इनके षड्यंत्रों के विरुद्ध बहुत कुछ मैं कर रही हूं। जब मैं इनका पूरा सामने चिट्ठा लाऊंगी तब आपको यह समझ में आएगा कि मैंने इतने सालों तक केस क्यों नहीं किया और फिर क्यों किया। क्योंकि हमारे इतने वर्षों, 9 वर्षों तक रहने के बाद इन लोगों ने बहुत सारे सबूत जो है वो नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आऊंगी आपके समक्ष और मैं अपना केस दायर करूंगी। जिन जिन ने मुझे टॉर्चर किया है, जिन लोगों ने मुझे असहनीय यातनाएं दी हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं स्पोर्ट्समैन थी, मैं फिजिकल ट्रेंड थी, फिजिकल फिट थी और आज मेरी स्थिति यह है कि मैं अपने से चल नहीं पाती। कभी 4 कदम 10 कदम चलती हूं और कभी कई दिनों तक बिस्तर पर रहती हूं, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज है। और इसलिए और कई तकलीफें ऐसी हो गई हैं उस टॉर्चर के कारण कि मैं शायद पूरी जिंदगी, ऐसा कहा गया है कि मैं पूरी जिंदगी कभी स्वस्थ नहीं हो पाऊंगी। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूं और जब तक कर सकती हूं अपने देश के लिए जीऊंगी भी और अपने देश के लिए मरूंगी भी और इन दुष्ट दुराचारियों के विरुद्ध केस भी करूंगी और इनको दंड भी दिलवाऊंगी। इनका बुढ़ापा मैं अच्छे से गुजरने नहीं दूंगी। हाँ जी, ये लोग मुझे जो टॉर्चर करते थे, जब कोई अधिकारी बैठा होता था उस रूम में मुझे लेकर के जाते थे और फिर इनको कुछ इशारा किया जाता था, ये लोग मुझे मिलकर के ऐसे जोर से पटकते थे तो मेरा जो सिर है वो दीवार में लगता था और मेरी जो लोअर बैक है वो जमीन पे लगती थी और दीवार से टकराती थी। और ऐसा कई बार होता था, दिन में कई बार होता था और इतने दिनों में कई बार हुआ। इसलिए जब मैं जेल पहुंची तो उसके बाद मैं टोटल बिस्तर पे आ गई थी और इतने वर्षों तक बिस्तर पे रही और आज भी मैं उसी तरह से परमबीर सिंह चूंकि वहां अधिकारी था, हेमंत करकरे के बाद एक सुखविंदर सिंह और परमबीर सिंह, ये 2 व्यक्ति अधिकारी हुआ करते थे। तो वो हेमंत करकरे जो थे वो इनको बताते थे और ये लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के हमारे ऊपर टॉर्चर करते थे। हमारे ऊपर ही नहीं, जितने भी इस प्रकरण में जितने लोगों को अंदर किया है सबको भयानक यातनाएं दी हैं, अमानवीय यातनाएं दी हैं। बिल्कुल राक्षस बन जाते थे ये लोग। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ अपनी वो बात कह रही हूं कि जो मुझे प्रताड़नाएं दी हैं, इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। उसके बाद रिपब्लिक एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने प्रज्ञा से पूछा सीधा सवाल कि इस टॉर्चर यातनाओं के बारे में उन्होंने कभी बाला साहब ठाकरे को जानकारी दी है। इस पर प्रज्ञा ने क्या कहा है, सुनिए। उनसे प्रत्यक्ष होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वो इतनी बड़ी हस्ती थे, वो इतने कुशाग्र राजनीतिज्ञ थे, वो इतने कुशाग्र देशभक्त थे, इतने श्रेष्ठ देशभक्त थे
कि वास्तव में मुंबई की पुलिस के षड्यंत्र, मुंबई की पुलिस की मानसिकता और कांग्रेसियों की मानसिकता और देशघातियों की मानसिकता उनको बहुत अच्छे से पता रहती थी। और इसलिए ये सच है कि मुंबई उनकी हुआ करती थी। मुंबई में क्या हो रहा है ये बहुत अच्छे से वो जानते थे। ये जो प्रकरण हुआ, जो हमें जिस तरह से वहां ले जाया गया, आप उस समय के अगर सामना पेपर उठा करके देखेंगे तो उनके जो वक्तव्य आते थे वो इतने ऐसे हुआ करते थे कि जनता को झकझोर देते थे और स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट कहते थे। वो मुझे कभी ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनको अपनी पीड़ा बता पाऊं, पर पता नहीं कैसे उस व्यक्ति का मन देश के लिए था। इसलिए उस व्यक्ति ने उस महान विभूति ने बिना कहे ही इनके सब षड्यंत्रों को, इनकी सब बातों को जान लिया था। और कहीं ना कहीं उनके लोग भी इसमें हुआ करते थे जो उन तक बात पहुंचाते थे, क्योंकि देशभक्त तो कहीं भी हो सकता है, तो कोई ना कोई देशभक्त होगा। मैं उसको प्रभु का आशीर्वाद देती हूं कि प्रभु ऐसे देशभक्त हर जगह रहे कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र ऐसे लोगों को बताते रहे और जो संघर्षशील लोग हैं देश के लिए वो करते रहें। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी का जब देवलोक गमन हुआ तब भी संभवतः मैं जेल में थी और हॉस्पिटल में थी, इसलिए मैं बाद में हमें कैंसर था तो मैं कैंसर के उपचार में गई और मैं अपने को ठीक करने में ही लगी रही कि कम से कम मैं कहीं आने जाने लायक हो सकूं। इसलिए मैं उनके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं कभी हो पाई, परंतु मुझे बिल्कुल पता है कि देशभक्तों की आवाज़ देशभक्त बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं उनको नमन करती हूँ। जहाँ इस प्रकार के अनाचारी अधिकारी होते हैं वो तो अनाचार करेंगे, परंतु मैं जनता से कहती हूं कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, जनता भगवान होती है। जनता का हृदय भगवान होता है। सत्य के लिए जब आप खड़े हो जाते हैं, अन्याय के लिए तो आजकल वामपंथी बहुत खड़े होते हैं, पर सत्य के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप भले ही संख्या में कम भी रहेंगे तो भी आपकी विजय होगी। और आप आवाज उठाइए, ऐसे अन्यायी, ऐसे अत्याचारी पुलिस कमिश्नर अथवा और कोई भी अधिकारी जो अन्याय करता है उसके विरुद्ध खड़े हो जाइए और इनको इनके पदों से हटा दीजिए। और यही कहेंगे कि आप लोग, मुंबई महाराष्ट्र का हृदय है, आर्थिक राजधानी है। देश को जानने के लिए मुंबई जो है विश्व में वो स्थान रखती है कि मुंबई की तरफ लोगों की निगाहें होती हैं। किंतु ऐसे शहर, ऐसे बड़े मेट्रो सिटी में इस प्रकार के लोग जब वास करते हैं तो वास्तव में जनता त्राही त्राही कर उठती है। और मेरा जनता से आग्रह है और पूरे देश के लोगों से आग्रह है कि इस कांग्रेसी मानसिकता के लोगों को, अन्यायी मानसिकता के लोगों को, ऐसे वर्दी में गैर कानूनी करने वाले, कानूनी वर्दी में गैर कानूनी करने वाले लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के अगर जरा भी कहीं इनके खानदान में कभी सिखाई गई हो तो इनको त्यागपत्र देना चाहिए, अगर नहीं तो ये राजनीतिक दल इनको संरक्षण देना बंद करें और ऐसे लोगों को इनके पदों से हटाएं। देखा आपने परमवीर का प्रारंभ, देखा आपने परमवीर का परम प्रताप। आप अंदाजा लगाइए कैसे ये काम करते होंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि ये दुश्मनी निभाने में बहुत माहिर हैं। इनका दिल ही नहीं लगता अगर सामने कोई दुश्मन ना हो। और यही दुश्मनी निकल रहे हैं रिपब्लिक के साथ। तभी तो हमारे 1000 सहयोगियों पर इन्होंने FIR की। लेकिन परमवीर सिंह, आपका सच लोग जान चुके हैं, क्योंकि ये भारत की बात है और देश के लोग हमारे साथ हैं। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।